वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी बेसिक टॉपिक। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके विटल कंपोनेंट्स के बारे में, इसके अलावा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स लार्ज, इन इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें दो टर्म से मिलकर बना है मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो हम इकोनॉमिक सेंस में देखें तो लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। जब हम पूरी एंटायर इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, होल इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो यानी स्मॉल। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि जब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आएगा तभी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से समझ में आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसको डील करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करते हैं, जिसमें हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इकोनॉमी एज अ होल यानी कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी इकोनॉमिक इशू की या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम उसमें होल इकोनॉमी की बात करते हैं। जैसे जस्ट एग्जाम्पल इसका हम लेकर चले, जैसे मान लो मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट, तो हम एम्प्लॉयमेंट की जब बात करेंगे कि कितने लोगों को रोज़गार मिला, तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि एक इंडिविजुअल पर्सन को रोज़गार मिला ही नहीं मिला। हम ये देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है विटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट आता है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम का होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइसेस राइज हो जाती हैं, यानी कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी क्या हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं। और डिफ्लेशनरी का मतलब क्या होता है, जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। थर्ड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती हैं ये दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसके, क्रेडिट क्रिएशन के, जो क्या करते हैं, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है। जैसे फिस्कल पॉलिसी की हम बात करें तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जितना खर्चा हुआ और जितनी गवर्नमेंट की इनकम हुई उसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में, पब्लिक डेप्ट के बारे में और डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में। नेक्स्ट आती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये कंट्रोल करती है किसको, मनी सप्लाई को। यानी कि जब आरबीआई यानी कि जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को एक्सपेंशन यानी ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कम, ज़्यादा या कम करके हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। मनी सप्लाई आपको मैंने बताया होगा। मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई का मतलब ये होता है जिसमें अपने डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबी, यानी कि इन सबका जो मिक्सचर होता है, M1 M2 M3 M4, इन सबका जो मिक्सचर होता है वो होती है मनी सप्लाई। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि भाई किस तरह से क्रेडिट को क्या किया जा रहा है, टाइम टू टाइम क्रेडिट को क्रिएट किया जा रहा है, वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट आपको पता है जब गवर्नमेंट अपना बजट लेकर आती है तो उसमें अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट उनका यूज़ करती है। अब वो जो बजट होता है, गवर्नमेंट बजट, वो हर फील्ड में होता है। वो एजुकेशन की फील्ड में भी होता है, वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी होता है, और अदर जो सर्विसेज होती है उसकी फील्ड में भी वो बजट होता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट एंड BOP। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट अपने पास दो तरह की आती है, एक आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, और वो एक्सचेंज रेट जो होती है फिक्स्ड होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें डिमांड जो होती है फॉरेन करेंसी की वो किसके इक्वल होती है, सप्लाई के, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट।
नेक्स्ट इसमें आता है बीओपी। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का करंट ट्रांजैक्शंस होता है जिसमें विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। बीओपी का आपका अलग से चैप्टर आएगा, उसमें बीओपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये डील करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ को, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड हो या फिर वो फ्यूचर से रिलेटेड हो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम डील करते हैं ओपिनियंस के बारे में, यानी कि किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों के क्या क्या ओपिनियंस हैं, वो आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट करता है व्हाट इज़, व्हाट वाज और व्हाट वुड बी। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रूथ, इसे फैक्ट्स और फिगर्स को हम लेकर चलते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होता। इसी तरह से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो रिलेट करता है व्हाट और टू बी। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर कोई भी वेरीफेबल नहीं होता स्टेटमेंट्स, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो इन्वॉल्व करता है किसको, वैल्यू जजमेंट को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।